करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की बात करें हम तो व्यंजन किसे कहते हैं, जरा बताइए, व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ, जो स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। जिसे मैंने कहा का बोला, का बोला, तो यहां पर मैंने का बोल दिया ऐसे, बिल्कुल सही। हाँ, का बोला तो का बोल दिया, का के बाद क्या सुनाई दिया? आ। लिखने में भी आप जानते हैं कि इसमें से हम जो है वो आ निकाल सकते हैं। का बोला, का के बाद हाँ, चलिए, का के बाद आपका आया आ, तो आप जानते हैं कोई भी व्यंजन लिखिए, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है ना। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले भी जाते हैं और लिखे भी जाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या आपकी 33 है। तो जरा मुझे 33 वर्ण लिख के बताइए, तो 33 कौन कौन से होते हैं? आगे बढ़ते हैं। हलंत जो है व्यंजन वर्ण में ही लगाया जाता, किसी अन्य वर्ण में। कभी आपने स्वरों में हलंत देखा है? कभी हलंत नहीं लगाया जाता। और इसके बाद इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि निकलने वाली ध्वनि बिना रुकावट के बाहर निकलती है। बिना रुकावट के नहीं, रुकावट के। स्वरों में बिना रुकावट के, इसमें किसके साथ निकलती है? रुकावट के साथ। जैसे कि आप पा बोलेंगे, पा बोल के देखिए, बगैर होठों की सहायता से बोल ही नहीं पाएंगे। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, हाँ, पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्ण जो होते हैं, ठीक है, बिना रुकावट के जो बाहर निकलते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और जो रुकावट के साथ ध्वनि निकलती है या वायु निकलती है, ध्वनि निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा आप ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, जो इसमें स्वर नहीं होता उसमें हम हलंत लगाते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने 33 व्यंजन लिख लिए होंगे। 33 यदि आपने लिख लिए, चलिए मेरे साथ आप बोलेंगे। चलिए बोलिए सबके सब, क्या बोलेंगे? का से कबूतर का। बचपन में क्या पढ़ा था? का से कबूतर का। ठीक है, और इसके बाद खा से किसका? खरगोन का। हम कह सकते हैं खा से खरगोन का। ठीक है, का खा गा से किसका? गंगा का। ऐसा भी हम कह सकते हैं, गा से गंगा का, है ना। का खा गा, घा से घड़ी का, और अंग ये काय का है? अंग का। बिल्कुल। आगे बढ़े। चा से चाचा का, छा से छतरपुर का, जा से जबलपुर का, झा से झांसी का, और ये काय का है? ये बताओ जरा मुझे, है ना। हाँ, का चट। टा से टमाटर का, ठा से ठंडा का, ठंडे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। डा से डिब्बा, और ढा से ढक्कन, और आ अना का। ठीक है, अच्छा। आगे बढ़ते हैं। का चट। ता से तराजू का, है ना। था से थानेदार का, दा से दवात का, धा से धनुष का, और ना से नल का, है ना। जितने भी लोग हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी है, पहले वर्णमाला खत्म कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आप लोगों को लगवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी बात भी हम कर लेंगे। पहले हम थ्योरी पे ध्यान देंगे। ठीक है,
पहले वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, पहले आप इधर फोकस कीजिए जितना पढ़ा रहा हूं उस पे, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पहले आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास जो किताब हो ना, वर्णमाला मुझसे पढ़ने के बाद जो किताब हो उससे क्वेश्चंस लगाने बनेंगे आराम से, पर पहले शांति से पढ़ लो, ठीक है। चलिए, तराजू का, थान का, इसके बाद का चट त, है ना, ये था तराजू का, और फिर पतंग का, पा पापा का, हाँ बोल सकते, फा फूफा जी का, बबीता जी का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते कि नहीं देखते, बबीता जी का, और भाभी जी का, देखा आपने, भाभी जी घर पे है, हाँ, धार का हम कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद माँ किसका, मामा जी का, शिवराज मामा का, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, या यश का, ला रबड़ी का, है ना, ला लड्डू का, और वाह वंदना का, बोल सकते हैं वाह वंदना का, है ना, हाँ बिल्कुल। और शाह शक्कर का, फिर शाह षटकोण का, सा सतीश का, और हा हलवा का, ऐसा कह सकते हैं। तो आपके ये मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। आपके टोटल मूल व्यंजन जो होते हैं वो यही होते हैं, बाकी के जो व्यंजन बने होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मूल व्यंजन इतने ही होते हैं, ये 33 है, हाँ ठीक है। चलिए, अच्छा पूजा, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें देख ले, ये मूल व्यंजन होते हैं 33, इनका सामान्य वर्गीकरण करेंगे हम। कौन सा वर्गीकरण करेंगे, सामान्य वर्गीकरण। तो जरा थोड़ी सी इनसे जान पहचान कर लेते हैं हम, इनके नाम क्या क्या है। चलो आइए इनसे पहचान करते हैं। तो ये जो 25 है हमारे भाई साहब, जो बॉक्स में आ जाते हैं, ये आकार कैसा बन जाता है, वर्ग का। आप जानते हैं ये वर्ग बनता है, ये वृत्त बनता है, ये त्रिभुज बनता है, ठीक है। ये वर्ग है, ये वृत्त है, त्रिभुज, ऐसा ये इसमें आकार क्या बनता है, वृत्त, सॉरी वर्ग बनता है। तो इसलिए इनको हमने क्या कह दिया, वर्गीय। और इनको स्पर्शी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जो वायु मुख से निकलती है वो मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलती है, ठीक है। तो आपका ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। इनकी यदि हम बात करें तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ कहते हैं इनको, और इन्हें हम कहते हैं संघर्षी। क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा, पहले आप इनसे जान पहचान तो करें। ये है आपके संघर्षी या उष्मीय, दो तरीके के नाम है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद इसमें हम 4 व्यंजन दूसरे शामिल करते हैं। वो है आपके ये छा, त्रा, ज्ञा और शा, और 2 जो हैं वो आपके ये वाले हैं, डा और डा, ठीक है। चलिए, बालाघाट का, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके नाम क्या रखे हमने, तो इनके नाम है आपके क्या, तो इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। थोड़ी सी जान पहचान कर ले पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके संयुक्त व्यंजन है, और ये इनको कहते हैं हम द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, द्विगुण। इनके और भी नाम है, इनके विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकसित, है ना। इसके बाद इन्हें उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, उत्क्षिप्त। इन्हें आगद भी कहा जाता है, और इन्हें ताड़नजाद भी कहा जाता है। इतने नाम है इन दोनों के, ठीक है। चलिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप फिर से नोट्स बनाएं या ना बनाएं, है ना, आपको जैसा सुटेबल लगे। चीजें तो वही है, बस पुराने नोट्स में ही थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हैं हम बढ़िया से, ठीक है। बिल्कुल। तो ये 1 2 3 4 चीजें वही हैं, चीजें बदलेगी नहीं। वर्णमाला तो वर्णमाला ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले इनको आप इस तरीके से लिख ले, इनके नाम जान पहचान कर ले, और इसके बाद मैं इनकी परिभाषा आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहले आप इसको लिख ले, पहले इस तरीके से आप बना ले, और बनाने के बाद में फिर आपको जो है वो इनकी परिभाषा बताता हूं कैसे। बना लिया आप लोगों ने, हाँ, अगर आपने इसको बना लिया हो तो आगे बढ़ते हैं।
इनकी अगर हम बात करें, इनमें बीच में जो आते हैं इस पूरी पंक्ति को, है ना, इसकी थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इनके उच्चारण में भी क्या होती है, मुख से वायु घर्षण होती है, इसलिए इस पूरी पंक्ति को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ये पूरी पंक्ति है ना, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, है ना, ये पूरी पंक्ति को, क्योंकि ये स्पर्श तो है लेकिन इनके उच्चारण में ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए स्पर्श ऊष्मी या स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके बारे में एक एक परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले हमें 25 लेंगे, फिर ये 4, फिर ये 4, फिर ये 4, फिर ये 2, इनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम 25 देखते हैं, आओ मिलकर करते हैं बात इन 25 व्यंजनों की। ठीक है, तो ये इन्हें हम कहते हैं कौन से, स्पर्शी। 25 व्यंजनों का नाम क्या है, स्पर्शी, या इन्हें ही हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्यों कहते हैं इनको वर्गीय या स्पर्शी, देखिए क्यों कहते हैं। ये पूरे 25 है, का से लेकर मा तक, है ना, का से लेकर मा तक, ये लिख लेना 25। देखिए आपका मुख है, ये आपका किसी का मुख है, किसका है बताओ आप में से कौन है ऐसा महानुभाव जो है जिसका ये मुख है, उसके मैं फेफड़े भी बना देता हूं, है ना। हाँ हिंदी, हाँ जो बिगिनर्स हैं वो आप नोट्स बनाते जाएं, जैसे कि मैंने ये आपको यहां से पढ़ाया, ठीक है, तो ये आपको पढ़ा दिया था मैंने, ये परिभाषा लिखा दी थी, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की संख्या 33 है, 2 परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिर हमने देखा था सामान्य वर्गीकरण में, तो इनके नाम बता दिए मैंने, ये स्पर्शी होते हैं, ये द्विगुण होते हैं, ये अंतस्थ होते हैं, ये संघर्षी होते हैं, संयुक्त होते हैं, और क्या, ऐसे ही तो नोट्स बनाना साथ साथ में, है ना। फिर ये स्पर्शी होते हैं, इतना समय हम ऐसे ही तो देते हैं, है ना, इसीलिए तो हम इनका इतना समय देते हैं। अगर देखिए अब क्या होता है, देखिए आपके मुख में जो वायु है, यहां से अगर हम देखेंगे फेफड़ों से वायु आती है, ये फेफड़े हैं आपके, है ना। आपको किसी को पता हो तो ये फेफड़ों से जो ट्रांसफर होता है, ये जो लगा रहता है, इसको क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, बताओ जरा। फेफड़े रहते हैं, फेफड़े में जो इस प्रकार का लगा रहता है जिसमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये जो रहता है, ये माइक में जैसे ये लगा है ना, ये ऐसे ये जो रहता है यहाँ से वायु का जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं हम, जल्दी से, हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन सबसे पहले आती है कहाँ पे, तो सबसे पहले आती है कंठ में, काय में आती है, कंठ में। कंठ के बाद यदि बात करें हम, तो कंठ के बाद वायु आती है आपकी कहाँ पर, तालु में। तालु के बाद यहाँ पर हम बात करें आगे, तो ये आती किस में, मूर्धा में। मूर्धा के बाद आपका किस में आता है, दंत से टकराती है। दंत, मूर्धा किसको बोलते हैं, तो मूर्धा मस्तक को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मूर्धा है, ये मुर्दा नहीं है, ये तो ये समझ ले मुर्दा, ये मुर्दा लाश होती है, ठीक है। हाँ कुल व्यंजनों की संख्या, रोशन अहिरवार मेरा भाई 33 अभी बताया मैंने, व्यंजनों की संख्या 33 है, ध्यान देते नहीं हो तुम लोग, है ना। चलिए तो दंत, और दंत के बाद ये आपके अंतिम होते हैं ओष्ठ, ठीक है। तो आपके मुख में कौन कौन से अंग होते हैं, तो मुख में अंग होते हैं आपका कंठ, कंठ से वायु निकलती है, कहाँ आती है, तालु में, तालु होता है। तालु के बाद आपका दंत, दंत से टकरा के अंतिम कहाँ आती है, ओष्ठ में, और ओष्ठ से निकलने के बाद बाहर। वायु का क्रम देखिए, पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से बाहर निकलती है और कोई ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपके इनमें से 5 अंग होते हैं उच्चारण जो हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। हाँ ये आपके 5 अंग होते हैं। तो जरा मुझे इसकी परिभाषा बताओ, तो आप स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, जरा बताइए। अभी हम व्यंजनों की बात करेंगे, तो व्यंजनों की संख्या आपको 33 देना। देखिए क्या होता है, इसको बनाना नहीं है। आपके यदि होठ काट दिया जाए तो आप किन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, बताइए। और अगर आपके दांत तोड़ दिए जाए, कहने का मतलब जब बुढ़ापे में या तो दांत टूट जाते हैं या बच्चों के दांत, तो हमें देखना छोटे से बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, कभी कभी उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती, कारण है उनके जो है दांत नहीं होते, और वायु जब निकलती है तो दांतों से टकराएंगी तभी वो ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर आपके और मेरे दांत निकल दिए जाए ना, तो दांत वाले वर्णों के उच्चारण नहीं होगा।
तो हमारे मुख में ये अंग होते हैं, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा, इनकी सहायता से हम उच्चारण करते हैं। अगर इनमें से एक भी अंग गायब हो जाए, हमारा काम नहीं करे, तो हम उन वर्णों को उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से किसी न किसी को स्पर्श करके ये वायु निकलती है ना, किसी ना किसी को, या कंठ को करेगी, तालु को, दंत को, ओष्ठ को, मूर्धा को, तो तब वायु निकलेगी। इसलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया, स्पर्शी व्यंजन कर दिया। क्या लिख दिया हमने, स्पर्शी व्यंजन कर दिया। तो आप परिभाषा बताइए, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो वायु का जो क्रम होता है, देखिए कैसे, हाँ ये मैंने डायग्राम बनाया था, स्पष्ट आप लोग बोल रहे हैं, स्पष्ट बना देता हूं। देखिए ये स्पष्ट बनाया था, है ना। वायु आई सबसे पहले कहाँ आएगी, ये हिस्सा है कंठ, या तो इसकी सहायता से बोले जाएंगे वर्ण। फिर कहाँ वायु आएगी, तालु में आएगी, तालु की सहायता से बोले जाते हैं। फिर कहा ये मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है मस्तक, ठीक है। फिर आखिरी में दंत से टकराएगी, दंत से अंतिम अवस्था रहती है होठ, कौन से, होठ। ओष्ठ से टकराएगी, और ओष्ठ के टकराने के बाद बाहर निकलेगी वायु। कैसे निकलेगी, बाहर। तो इस वजह से इनको स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इनका क्या कहता है, स्पर्शी व्यंजन। हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्य अंगों को स्पर्श करने के बाद जो ध्वनि निकलती है, जो अंग किसी भी अंग से स्पर्श करे, परिभाषा में हम ऐसा कहेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली, मुख के किसी अंग को स्पर्श करे और बाहर निकले, कोई ध्वनि उत्पन्न करे, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मुख्य के अंग हो सकते हैं, कंठ हो सकता है, तालु होता है, ओठ होता है, और दंत और मूर्धा हो सकता है, ठीक है। तो हम इन्हें ऐसा कह सकते हैं कि वे वर्ण जो मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु, मुख के किसी अंग को, मुख के किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलती है, मुख के किसी अंग। अब आप चाहे तो इसमें लिख लेना, कंठ, है ना, तालु, मूर्धा, इधर ही नीचे लिखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा, कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, दंत और ओष्ठ, है ना। इसको कोष्टक में आप बंद कर सकते हैं। अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हाँ ऐसा कह सकते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण हमारे मुख के किसी अंग को स्पर्श करके निकलती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सब आते हैं, क ख ग घ, और आपका अंग, चा छा जा झा, या फिर इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, टा ठा डा ढा, अणा, तराजू, थान, दवा, धनुष, उन्नल, पतंग, फल, बकरी, भट्टे और मछली। चलिए देखिए, अब आगे इनकी बात अगर हम करें, तो आगे बात में हम ये करेंगे, इनके अंतिम अक्षरों को पंचमाक्षर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और 5 अंतिम है, इसलिए पंचमाक्षर कहा जाता है। इनकी संख्या यदि बात करें, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 25 है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा है, 5 वर्ग और 5 आवर्त, है ना। इनकी संख्या कितनी है, 25 है, और जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है ना। हाँ हाँ, 5 वर्गों में बांटा गया है, और 5 वर्गों में बांटने के बाद अगर हम बात करें, तो प्रत्येक वर्ग का नाम इनके प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर रखा, जैसे कि पा वर्ग। हाँ अच्छा, अरे देखिए, ये जितने भी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इतने गंदे बच्चे हैं, हाँ तो कमेंट, हाँ जितने भी लोग हैं कमेंट्स करते हैं गंदे,
वो अपने घर की जो फैमिली है ना उसका बैकग्राउंड बताते हैं। किसी भी व्यक्ति के अगर हम बात करें तो उससे बात करके उसकी फैमिली के बारे में हम बता सकते हैं कि कैसे माहौल में वो व्यक्ति पढ़ा बड़ा लिखा है। उसके संस्कार बताते हैं कि उसके घर वालों ने उसको क्या संस्कार दिए हैं, है ना। उसकी चिंता छोड़िए आप, है ना। क्या है कि सब अलग अलग बात है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो पीडीएफ वीडीएफ की बात कर रहे हैं आप, तो ये इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, है ना। इसकी पीडीएफ नहीं मिलती। मैं क्लास में नोट्स बनवाता हूं। ये देखिए, ये क्लास में मैंने लिखा है, एक क्लास में इसको मैंने आपको नोट्स बनवाए, प्रॉपर प्रिंटेड नोट्स। आप अपने माई कोर्स में जाके देखेंगे, पहले ऐप खोल के देखिए, आपको सब मिलेगा। ठीक है, आप वो तो देखते ही नहीं है, सीधे सीधी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास सभी होते हैं। ठीक है, तो उसको देखिए। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, चलिए, तो इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और 25 जिन्हें 5 वर्गों में बांटा है, प्रत्येक वर्ग का नाम इनके पहले वर्ण के नाम पे रखा है, जैसे कि का वर्ग, है ना, चा वर्ग। तो आप ये पूरा लिख लीजिए इसको, टा वर्ग। ठीक है, सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि वे वर्ण जो मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करते हुए जो बाहर निकलती है ना। हाँ, राखी देख लिए ना, सारे नोट्स है माय कोर्स में, तो कोई देखता नहीं है, बस बोलता रहता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मुख के किसी अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है और कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन करते हैं। दूसरी बात इनमें लिख लेना, इनकी संख्या 25 होती है। देखिए ये 25 है टोटल, है ना। जिन्हें कितने वर्गों में बांटा है? तो इन्हें 5 वर्गों में बांटा है, और प्रत्येक वर्ग का नाम इनके पहले वर्ग के नाम पे रखा है। जैसे हम कहे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, वही तो कि आपने देख भी लिए, सुमित ने डाउनलोड भी कर लिए, तो यही तो है। जैसे कि राम सरिता दांगी ने देख भी लिए, सुमित शर्मा ने डाउनलोड भी कर लिए। क्या होता है कि नहीं पता होता है, और वो जो अल्प ज्ञानी होते हैं ना, जो अर्ध ज्ञानी होते हैं, वो अपनी जो फैमिली और परिवेश, अपने दोस्तों की चीजों को बताते हैं कि हम ऐसे हैं। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर आइए। ठीक है, ये हो गया आपके स्पर्शी व्यंजन, इसके बारे में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम अगले अगले व्यंजन पढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। किस किस को कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं आपके किसको? या, रा, ला और वा को। या, रा, ला, वा को। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर हम बात करें यारा लावा की, तो इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं? देखिए, इनको अंतस्थ कहने का कारण है, क्या होता है, ये व्यक्ति का मुख है और ये व्यक्ति का मुख है, इसमें क्या होता है, वायु कैसी निकलती है? तो वायु अंदर से ऐसे घुमड़ घुमड़ कर बाहर निकलती है ना। तो वायु घुमड़ कर बाहर निकलती है, वायु घुमड़ कर, है ना, बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं, क्योंकि वायु अंदर से घुमड़ कर अंतस्थ, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। इनकी जो है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या क्या है, कितनी है? 4 है। ठीक है, या, रा, ला, वा। आगे बढ़ते हैं, देखिए परिभाषा में लिखवा देता हूं कि वे वर्ण जिनके जिनके उच्चारण में वायु अंदर से घुमड़कर बाहर निकलती है, अंदर से घुमड़कर बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
इनकी संख्या कितनी है? 4। नहीं वीरेंद्र। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, अब अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाए ना, तो ये परिभाषा लिख लेना कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु घुमड़ कर बाहर निकलती है, और ये डायग्राम आपने देख लिया है डायग्राम के थ्रू। अब देखिए, ये जो कोई बीच में पूछ रहा था कि सर ये रा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, रा को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? प्रकंपित व्यंजन। क्यों कहते हैं? इसका दूसरा नाम लुंठित भी है। क्या नाम है? लुंठित। इसको हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए, क्या होता है कि ये जो जीवा है आपकी, ये जीवा है, जब रा का आप उच्चारण करेंगे ना, तो ये अग्रभाग क्या करेगा? कंपन करेगा। कंपन मतलब कांपेगा, कांपने लगता है, कांपने लगता है ना। तो आप इसमें लिख लेना कि इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं अथवा लुंठित व्यंजन कहते हैं रा को, जिसके उच्चारण में अग्रभाग क्या करता है? कांपने लगता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रकंपित अथवा लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए, बिल्कुल। और अगर हम बात करें स्पर्श संघर्षी की, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन मैंने अभी बताया था कि ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, चा छा जा 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 या, जिनके उच्चारण में जो है वायु स्पर्श करके, तालु को स्पर्श करके संघर्ष करके बाहर निकलती है, इसके कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए, एक बात और थी, इनमें से जो ये है ला, ला को जो है वो कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। क्यों कहते हैं? देखिए, आपकी जो जीवा रहती है ना, ये जीवा, इसके ये दोनों क्या है? पार्श्व है। पार्श्व है तो अगल बगल से वायु निकल जाती है। काय से निकल जाती है? अगल बगल से। मुख से निकलने वाली वायु कैसी होती है? अगल बगल से निकलती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है। हाँ, आप प्रिया इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इन दोनों को देखिए, वैसे तो चारों को ही कहते हैं, लेकिन आपके ये जो दो मुख्यता है, ये दो, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में होता है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। चलिए, थोड़ा सा हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखने में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसे क्या कहते हैं? प्रकंपित। तो प्रकंपित जो है, इसी को हम लुंठित कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो वायु है, अब मैं डायग्राम बना देता हूं, ये जो अग्रभाग है, ये क्या करता है? कांपने लगता है। कांपने लगता है, किसके उच्चारण में? लगता है, उच्चारण में। ठीक है, इसलिए इसे प्रकंपित कहते हैं। और ये कौन सा वर्ण है? रा। ठीक है। चलिए, आगे बात करें तो अगले की बात करें तो अगला जो वर्ण है वो कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक में क्या होता है? ये जो आपकी जीवा है, ठीक है, इसके अगल बगल से वायु निकल जाती है। ये वायु कहां से निकलती है? वायु अगल बगल से निकलती है। अगल बगल मतलब साइड से। उच्चारण में। ठीक है। हाँ, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन है जिसके उच्चारण में जो वायु है वो कहां से निकलती है? अगल बगल से वायु निकलती है। चलिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये लुंठित है। चलिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने देख लिया पार्श्विक। आगे की बात करें तो आपके इसमें दो वर्ण होते हैं, एक होता है या और एक होता है वा। ठीक है, देखिए, ये तो रा हो गया, इसमें पार्श्विक में कौन सा आ जाएगा? आपका ला। पार्श्विक में कौन सा आ जाएगा? ला। और या और वा को हम क्या कहेंगे? अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्धस्वर, क्योंकि इनके जो उच्चारण में स्वर और व्यंजन के मध्य से। चलिए, ठीक है।
चलिए ये आप लिख लीजिए कि पाश्विक और ये प्रकंपित और ये अर्धस्वर। ठीक है, चलिए हाँ। अभिषेक, प्रकंपित का मतलब ये होता है भाई कि जिसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग, कैसा भाग, अग्रभाग जो है वो कांपने लगता है, अग्रभाग जीवा का कांपने लगता है, इसलिए इसको प्रकंपित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अगला देखते हैं हम कौन से, संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी जिसको कहते हैं, या उष्म व्यंजन या उष्मीय व्यंजन। देखिए लव्यांश ऐसा है भाई, चिंता मत करो लव्यांश, बोलने दो, है ना। गाली तो लोग मोदी जी को भी देते हैं, तो वही तो प्रशंसक है, क्या बिगाड़ लेंगे मोदी जी का, वो तो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, जिसको जो बोलना है बोलते हैं। चिंता मत करो यार, है ना, छोड़ो लव्यांश, समझाया किसी को जाता है। हाँ ठीक है, चलिए छोड़िए। आगे देखते हैं संघर्षी या उष्म व्यंजन। इसमें क्या होता है, देखिए ये व्यक्ति हैं, हमने यहां देखा ये व्यक्ति हैं, है ना, और इसकी ये जीवा है यहां पर, है ना। अब जो ये वायु निकलती है ना, ये वायु कौन सी, ये वायु, वायु में क्या होता है, यहां पर घर्षण होता है। आप जानते हैं किसी भी चीज को यदि आप रगड़ेंगे या घर्षण करेंगे, घर्षण को हम कहते हैं संघर्ष, है ना, तो क्या होगा, तो उत्पन्न क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, है ना। और ये इनका क्या होता है, संघर्ष और उष्मा, इसके कारण ही इनके नाम पड़ गए, संघर्षी, उष्मा निकला तो उष्मी। ठीक है, चलिए देखिए आप आपकी समझ से, हाँ जो भी है वो आप लिख सकते हैं कि मैंने बोला कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, मैं लिख देता हूं यहां पर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीवा से संघर्ष करके बाहर निकलती है, जीवा से संघर्ष कर बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए अच्छा साक्षी, धन्यवाद। चलिए ये देख लीजिए, तो इनमें कौन से आते हैं, संघर्षी में आपके आते हैं 4 व्यंजन। कौन कौन से, तो आपके आते हैं शकर का, षटकोण का, सरोते का और हल का, है ना, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। चलिए हाँ, इधर देखिए ये परिभाषा की, वे शब्द जिनके उच्चारण में, देखिए मुख से जब वायु निकलेगी तो वायु का घर्षण किससे होगा, जीवा से। अब घर्षण होगा तो उष्मा निकलेगी, इसलिए इनका नाम हमने उष्म रखा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु संघर्ष करके बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए क्या होता है, आप देखिए बाल विकास में पता है आप सब लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैं संविदा शिक्षक पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं, संविदा शिक्षक, है ना। संविदा शिक्षक में 15 नंबर की व्याकरण आता है, 15 नंबर का पेडागोजी आता है। व्याकरण 15 नंबर का मतलब होता है कि आपको कितना आता है, और 15 नंबर का मतलब होता है आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, है ना, कि आपको आता जरूर है लेकिन बच्चे कैसे सीखेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो अगर हम बात करें कि ये 15 नंबर आपको आता है वो बात नहीं है, आपसे लोग कितना सीखते हैं ये बात महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक सिद्धांत होते हैं, एक होता है अनुकरण का सिद्धांत जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। आप क्या करते हैं, अनुकरण के सिद्धांत का पालन करते हैं, लेकिन अनुकरण का सिद्धांत प्राथमिक स्तर पर सही होता है, लेकिन आप जब बड़े हो जाते हैं तब ये अनुकरण का जो सिद्धांत होता है वो मायने नहीं रखता। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, जो टीचर बोलता है उसी को कॉपी। बच्चा जब सीखता है छोटा, तो हम सीखते कैसे, सबसे पहले घर में मम्मी पापा को बात करते हुए देखते, जब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, तब जाके हम उसमें सीखते हैं, ठीक है, उसे तब हम सीखते हैं, तो उसे कहते हैं अनुकरण। लेकिन शुरुआत में बच्चा, देखिए हमने क्या किया कि जब छोटे थे तो हमने कॉपी किया, लोग जो बोलते थे, हम बड़े होके आज हमारे खुद के डिसीजन लेने लगे, सही क्या गलत होता है, तो क्या अब भी हम अनुकरण करते हैं? अब नहीं करते। अब जो लागू होता है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू होता है। क्रियाशीलता मतलब आपको कुछ काम करने को दिया जाए, आप अपनी स्वयं की बुद्धि का उपयोग करें और उसमें लाए। तो ये जो सारी मेथड होती है, अब क्या है कि आप जिस स्कूलों में पढ़े हैं, आपको कॉलेज और स्कूल की परीक्षा में फर्क नहीं कर पा रहे आप। कॉलेज स्कूल की परीक्षा एक अलग होती है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी एक अलग होती है। अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके दिमाग को खोलना पड़ेगा कि ये से कि ऐसा नहीं आता प्रतियोगिता परीक्षाओं में, ठीक है। तो हाँ, इतना आप लोगों को दिमाग खोलना पड़ेगा। अब आप क्या है कि कहीं किसी टीचर ने आपको जैसा पढ़ाया है तो वो स्कूल और कॉलेज के हिसाब से पढ़ा, टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता, आप गलत समझते हैं उस चीज को। कोई भी टीचर ने जिसने भी आपको बचपन से पढ़ाया है कोई गलत नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने उस चीज को अदरवाइज लिया। अब आपकी आदत वही बनी हुई है कि हमको वैसे पढ़ाएं जैसे ये पढ़ा रहे हैं वैसे आ जाए। प्रतियोगिता परीक्षा है, यहाँ पर समझिए 10-10 लाख लोगों का कंपटीशन है, तो हमें 10 लाख लोगों से कंपटीशन, हमारा दिमाग खुला होना चाहिए, तो हम खुद लिखें। चलिए, हाँ, इसीलिए तो इन सब चीजों में फर्क है। उसमें व्यंजन के बाद, संघर्षी के बाद अगले आते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी अगर हम बात करें, संयुक्त व्यंजन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो अगले हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मैंने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाए थे, परिभाषा बताओ तो जरा, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और परिभाषा क्या क्या थी, बताइए। संयुक्त व्यंजन, हाँ, आइए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। परिभाषा बताओ, संयुक्त स्वर की परिभाषा बताओ, वैसे संयुक्त व्यंजन की होती है। इनकी संख्या होती है 4। आपका होता है ज्ञानी, है ना, ज्ञानी के बाद यच्छा, पहले आता है क्या? छा, फिर आता है त्रा, फिर होता है ज्ञानी, और क्योंकि आप लोग आ रहे हैं ना इसलिए ज्ञानी आया सबसे पहले, और ये श्रा। ये मिलकर बनते हैं 2-2 से, इसलिए इन्हें कहते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। असमान व्यंजन से, स्वर जो थे वो असमान स्वरों से मिलकर बनते थे, तो 2 असमान व्यंजन वर्ण से मिलकर बनते हैं, से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हाँ, 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल, ये 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं। बढ़िया। अब आप मुझे बताइए किस किस से मिलकर बनते हैं, जरा थोड़े से महानुभाव मुझे बताइए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, ये छा मिलकर बनता है आधा का पूरा सा से, ये त्रा मिलकर बनता है आधा ता पूरे रा से, ये ज्ञानी मिलकर बनता है जा से और या से, और ये श्रा मिलकर बनता है आधा सा और पूरे रा से, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रश्न किया जाए कि जो त्रा मिलकर बनता है वो किस किस से बनता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैंने बोला यहां पर चलिए आंसर बताइए। त्रा मिलकर बनता है,
हमारी प्रिया ने सबसे पहले आंसर दिया था और उसने कहा था ऑप्शन ए, है ना। बबीता सेन भी कह रही है बी, सागर भी कह रहे हैं बी, है ना। रोहित कह रहा है ए, है ना। निशा बैरागी कह रही है 3, है ना। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि किसी भी चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुने। आरोप टीचर पे आता, आप ध्यान से नहीं सुनते। ऑप्शन सी जो ज्यादातर लोगों ने कहा है वही सही है। कारण है कि आपको इस पे ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये जो बनते हैं इनमें आपको एक बात ध्यान रखना कि हमेशा पहला वाला जो वर्ण है ना वो हमेशा आधा आएगा, है ना। पहले वाले वर्ण में हलंत आएगा, पहले वाले वर्ण में हलंत आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। हमेशा पहले वाले में, क्योंकि सबको इतना तो पता रहता है कि ता और रा से बनता है, लेकिन पहले वाला वर्ण हमेशा आधा आएगा। ठीक है, पायल यादव, भावनाओं को कंट्रोल करो और ये आंसर दो। ठीक है, चलिए। हाँ प्रिया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। हाँ, तो आप लोगों से बस एक ही है कि जितने भी लोग, चलिए 5 मिनट आपके जो कमेंट्स हैं वो अब मैं देख लेता हूं आप लोगों के।